नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हवा में उड़ गया है, पानी में बह गया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2005 में उन्होंने एक ड्रीम बिहार बनाने का सपना देखा था और 2023 आते आते वो सपना पूरी तरह से बिखर चुका है। उसके बाद विधानसभा में ये सवाल उठा रहे हैं वो कि कई बार जांच हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें दरारें हैं। और ये बात वो कहते हैं निश्चित तौर पर बिहार के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है और नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी जी के साथ जो चल रही है ये मौजूदा सरकार, उसमें अब किसी के जान माल की भी कोई चिंता नहीं है। कल को ये चलिए ये सुपर स्ट्रक्चर बन भी जाता, पुल बन भी जाता और पुल बनने के उद्घाटन के 2 दिन 10 दिन या 1 साल 2 साल के बाद ये धाराशायी हो जाता है, इसका जवाबदेही कौन लेता है? तब जो जान माल का नुकसान होता है, अभी ये भी सफाई दी जा रही है इन दलों की तरफ से कि इसमें बिहार सरकार का कोई पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। क्या किसी सपने का टूट जाना उसका पैसे से मतलब है? मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ इसलिए आगे बढ़ चुके थे या तेजस्वी जी सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जो आगामी चुनाव है उसका दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये चाहते थे कि सुल्तानगंज से लेकर के खगड़िया तक जो आबादी रहती है उसके लिए ये हम उसको हैंडओवर करेंगे, जिस रूप में करेंगे। कल पुल गिरना होगा गिर जाएगा, आज कम से कम वोट झराझर गिर जाए। सिर्फ वोट की राजनीति और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी, इन दोनों ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। बीपीआरओ बिहार सरकार को लिख रही हैं कि 2% कमीशन प्रभारी डीएम ने मांगा है, खुलेआम रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, पत्र लिख रही हैं। उसके बाद ये पत्र भी है, देखिए ये जो बिहार सरकार को जो इन्होंने पत्र लिखा है पंचायती राज विभाग को। पहली बार हाल के दिनों में ये महसूस हुआ कि जब नीतीश कुमार जी की जब सीटें घटी हैं तो उसकी वजह से ये जो गठबंधन पार्टनर हैं उस पर वो हावी हो रहे हैं और जिस मजबूरी में ये आरजेडी के साथ गए हैं वो भी अब अलग अलग समय में खुल करके दिखने लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब अवसान की तरफ हैं। उनको एक सपना दिखा दिया गया है, उनको ये लगता है कि हम मोदी जी के बरक्स खड़े हो सकते हैं और ये तब तक अपने उस सपने की तरफ भागते रहेंगे जब तक कि जनता इनको गद्दी से बाहर नहीं कर सकती। जब आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के अंदर थी, 95 से 2005 का जो दौर इस बिहार ने देखा है, बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को लूटा गया है। नीतीश कुमार जी इस मामले में थोड़े बेहतर हैं, तरीका उनका वही है, वो बैरिकेडिंग नहीं लगाते हैं, वो अधिकारियों का बैरिकेडिंग लगाते हैं और अपने को मोदी के वरक्स खड़ा कर सकें। लेकिन जिनको बिहार की जिम्मेवारी मिली है वो बिहार जब संभाल नहीं पा रहे हैं तो देश का सपना उनको दिखा करके पीछे से जो डिप्टी सीएम सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को किसी तरह सेंटर में एंगेज करो और यहाँ पे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथ में। इस बिहार का सपना बेहतर बनाने का था, लेकिन भारत को बेहतर बनाने के सपने में उलझा करके बिहार को ठगने वाले नेता 24 में गायब हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, उनको कोई देखने वाला नहीं होगा, वो शून्य पर आउट होंगे। भागलपुर के अगवानी घाट पर तकरीबन 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल कल देर शाम गंगा नदी में धराशायी हो गई, जिसके बाद कई सवाल जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो पुल पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक पार्ट जो है उसका गंगा नदी में टूटकर गिर गया था। उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी और कई सवाल उस वक्त बिखरे हुए थे। आज वो विभाग तेजस्वी यादव के पास है, तब भारतीय जनता पार्टी के पास थी। आज की तारीख में सवाल है कि भाई ऐसी कंपनियों को आखिर क्यों दी जाती है, क्योंकि जिस कंपनी के पास वो टेंडर है, जो कंपनी काम कर रही है, उसके बैकग्राउंड अगर देखेंगे आप तो बहुत अच्छे भी नहीं है जिस तरह की राजनीतिक तौर पे बातें हो रही है और कई सवाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़े कर रही है। मेरे साथ राहुल जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हैं। पहला सवाल है कि कल जिस प्रकार से पुल धराशायी हुआ वो पहले भी टूटा था, एक बार फिर से जो तस्वीर निकली बेहद चौंकाने वाली थी। पहला रिएक्शन क्या रहेगा? नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हवा में उड़ गया है, पानी में बह गया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2005 में उन्होंने एक ड्रीम बिहार बनाने का सपना देखा था और 2023 आते आते वो सपना पूरी तरह से बिखर चुका है। पूरी तरह से बिहार भ्रष्टाचार के चंगुल में है और सवाल ये नहीं है कि ये टेंडर किस किस समय जारी हुआ। बार बार ये मीडिया में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है
और पिछले 8 साल में 8 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। अभी मैं कुछ देर पहले आपके यहाँ आने से पहले मैं एक वीडियो फुटेज देख रहा था जो विधानसभा से लाइव था। प्रवक्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, वो इस सवाल को उठाते हैं। जब पहली बार पुल 30 अप्रैल 2022 को जब गिरा, उसके बाद विधानसभा में ये सवाल उठा रहे हैं वो कि कई बार जांच हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें दरारें हैं। और ये बात वो कहते हैं कि प्रधान सचिव से लेकर के हर स्तर पर उन्होंने ये बात रखी है। विधानसभा के अंदर भी ये बात उठाई गई है, तब भी ये बताया जा रहा है कि हर साल एक डेडलाइन बता दिया जाता है। जैसे उन्होंने कहा 21 में हमने सवाल पूछा तो कहा गया दिसंबर 21 में बन जाएगा, 22 में पूछा तो दिसंबर 22 का डेडलाइन बताया गया, और इस साल जब पूछ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि दिसंबर 23 में। और जो उप मुख्यमंत्री जी का जो जवाब है वो मैं समझता हूं कि पूरे सरकार के कैरेक्टर पे बहुत बुरी तरह से एक कहिए कि तस्वीर है। वो कहते हैं कि 1 साल हो गया है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब वो आ जाएगी तो उसके अंदर क्या खामी है उसको हम लोग देखेंगे, फिर आपको जो कुछ तस्वीर आई है उसको हम देखेंगे, उस पर हम काम करेंगे। आप बताइए कि जब दिन के उजाले में हल्की सी हवा में एक पुल गिर गया और उस घटना के 1 साल हो गए, वो कंस्ट्रक्शन लगातार जारी रहा, कल पीसी होती है, कल कहते हैं कि डिजाइन में प्रॉब्लम है। क्या आपके मकान में डिजाइन में कोई फॉल्ट हो जाए, क्या आप दोबारा उसको तुरंत काम जारी रखेंगे बिना उस काम की सही तरह से जांच कराए, या उसका क्या उपाय हो सकता है? आप करा सकते हैं? दुनिया का कोई आदमी नहीं कराएगा। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी जी के साथ जो चल रही है ये मौजूदा सरकार, उसमें अब किसी के जान माल की भी कोई चिंता नहीं है। कल को ये चलिए ये सुपर स्ट्रक्चर बन भी जाता, पुल बन भी जाता, और पुल बनने के उद्घाटन के 2 दिन 10 दिन या 1 साल 2 साल के बाद ये धराशायी हो जाता है, इसका जवाबदेही कौन लेता? तब जो जान माल का नुकसान होता। अभी ये भी सफाई दी जा रही है इन दलों की तरफ से कि इसमें बिहार सरकार का कोई पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। क्या किसी सपने का टूट जाना उसका पैसे से मतलब है? अगवानी से सुल्तानगंज की दूरी को जोड़ देने से सुल्तानगंज से खगड़िया की दूरी 90 से घट करके 20-30 किलोमीटर रह जानी है। ये जो आवागमन था, इसको कम करने का जो सपना था, लाखों लोगों को जो आराम सहूलियत मिलती, क्या उसको पैसे से तौला जा सकता है? कि ये मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ इसलिए आगे बढ़ चुके थे, या तेजस्वी जी सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जो आगामी चुनाव है उसका दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये चाहते थे कि सुल्तानगंज से लेकर के खगड़िया तक जो आबादी रहती है उसके लिए ये हम उसको हैंडओवर करेंगे, जिस रूप में करेंगे। कल पुल गिरना होगा गिर जाएगा, आज कम से कम बोट झराझर गिर जाए। सिर्फ वोट की राजनीति और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी, इन दोनों ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत संकट का समय है। मैं ये बात भ्रष्टाचार पे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमारे पास कुछ अभी एक पत्र है, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। बिहार के अंदर आप नल जल की बात कर लें, आप ग्रामीण सड़क की बात कर लें, आप किसी स्टेट हाईवे की बात कर लें, या बिहार के अंदर जिस तरह से भवनों का निर्माण हो रहा है। नीतीश कुमार जी के राज में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में भवन बनाए गए हैं। उन भवनों का जो एस्टिमेट है और जो ओरिजिनल काम हुआ है, अगर उसकी वाजिब तरीके से जांच करा ली जाए तो मैं समझता हूं कि वो भ्रष्टाचार का आपको एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स की तरह वो खुल जाएगा। ये जितने पुल बने हैं इन सब की जांच करा ली जाए, नीतीश कुमार जी का चेहरा सबके सामने उजागर हो जाएगा। मैं ये आपके सामने एक ये शेखपुरा जिला की एक खबर है, ये हेडलाइन छप चुकी है। कमीशन को लेकर के इतना बंदरबाट है, आप समझिए। बीपीआरओ बिहार सरकार को लिख रही हैं कि 2% कमीशन प्रभारी डीएम ने मांगा, खुलेआम रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, पत्र लिख रही हैं। उसके बाद ये पत्र भी है, देखिए ये जो बिहार सरकार को जो इन्होंने पत्र लिखा है पंचायती राज विभाग को। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार के अंदर अब पूरा एक जो ड्रीम बिहार बनाने का सपना था वो 40, 50, 60% के कमीशन में फंस चुका है। किसी भी स्थिति में इस तरह के पत्र का ये इशारा है कि पूरे बिहार के अंदर पैसे के बंटवारे के लिए अधिकारी अब सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं। एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई
उस कंपनी के कैरेक्टर पर सवाल उठाया ना कि कंपनी का शुरू से रहा है कि पुल गिर जाना, ढह जाना, हवा में उड़ जाना, बावजूद उस कंपनी को ये बजट बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इसकी उस वक्त 1000 के आसपास बजट था, आज 1700 करोड़ हो गए हैं। तो इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि जब टेंडर हुआ था उस वक्त एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का विभाग था, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर जो भी सहयोगी दल हैं उनकी भूमिका पहले इस तरह से रही है कि नीतीश कुमार जी सुपरसीड करते रहे हैं। पहली बार हाल के दिनों में ये महसूस हुआ कि जब नीतीश कुमार जी की जब सीटें घटी हैं तो उसकी वजह से ये जो गठबंधन पार्टनर हैं उस पर वो हावी हो रहे हैं, और जिस मजबूरी में ये आरजेडी के साथ गए हैं वो भी अब अलग अलग समय में खुल करके दिखने लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब अवसान की तरफ हैं। उनको एक सपना दिखा दिया गया है, उनको ये लगता है कि हम मोदी जी के बरक्स खड़े हो सकते हैं, और ये तब तक अपने उस सपने की तरफ भागते रहेंगे जब तक कि जनता इनको गद्दी से बाहर नहीं कर देगी। ठीक है, तो जिस वक्त ये टेंडर की बात थी, अफसरशाही की स्थिति ये है कि आप किसी भी अफसर के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। उस विधानसभा के अंदर जो बात मैं अभी कर रहा था, चाहे वो सिंगला हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की बात, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी सुपर स्ट्रक्चर में अगर दरारें आ रही हैं, अगर वो स्पैन गिर गया 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर, तत्काल उस पर काम बंद हो जाना चाहिए था। तब तक जब तक कि आईआईटी रुड़की ने जो रिपोर्ट दिया है कि डिजाइन में ही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि पुल कल बन भी जाता अगर किसी तरह से, तो कल वो गिर जाता। तो कहीं न कहीं पैसे का डायरेक्ट लिंकेज है सरकार की तरफ से, सरकार सीधे पैसा ले रही है। पूरे बिहार के अंदर आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में भी या अलग अलग जगह पर भी सेंट्रलाइज खरीदी हो रही है। अगर आपको सोलर सिस्टम लगाना है, सोलर लाइट लगाना है, या अगर बॉक्सेस खरीदने हैं साफ सफाई के लिए, या किसी भी तरह का, कमीशन यही फिक्स हो जा रहा है। और वहाँ पर 40% 50% नल जल में भी यही हुआ। आप पूरे बिहार घूम करके आप देख लीजिए, कमीशन का खेल इतना ज़बरदस्त है। और अधिकारी, मैं इसमें एक लाइन आगे बढ़ करके मैं बोलता हूँ कि जब आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के अंदर थी, 95 से 2005 का जो दौर इस बिहार ने देखा है, बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को लूटा गया है। नीतीश कुमार जी इस मामले में थोड़े बेहतर हैं, तरीका उनका वही है, वो बैरिकेडिंग नहीं लगाते हैं, वो अधिकारियों का बैरिकेडिंग लगाते हैं और सीधे उगाही कर रहे हैं। जिस तरह के टैक्सेस की बात इस बिहार में होती रही हैं, उसका सेंटर पॉइंट कौन है? मैं पूछता हूं नीतीश कुमार जी से, हमारी पार्टी भी जानना चाहती है, पूरा बिहार जानना चाहता है कि अगवानी सुल्तानगंज का पुल अगर गिरा पिछले साल, तो लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक उस कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई, किसी अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हो पाता है? और आपने कहा कि समय बढ़ा दिया जाता है, टेंडर का पैसा बढ़ा दिया जाता है। आप रिसर्च करिए, आप पत्रकार हैं, संस्थान है आपका, आप 10 प्रोजेक्ट उठा करके देख लीजिए, चाहे वो म्यूजियम का प्रोजेक्ट हो या विधानसभा का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट, कम से कम 2 बार 3 बार 10 बार तक डेडलाइन बढ़ाई जाती है, साथ में पैसे बढ़ाए जाते हैं, और इस सब के पीछे कमीशन का खेल है। 8 साल में 8 बार, जिसको हम ड्रीम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसके लिए 8 साल में 8 बार अगर डेडलाइन बढ़ाना पड़े, तो इसका मतलब ये बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि पैसे का खेल बिहार के अंदर बहुत कमीशन का मामला है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है न। और मंत्री सदन में जवाब देते हैं 1 साल के बाद कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बात कर लेंगे, इसको हम देख लेंगे, अगर आपके पास कोई सूचना होगी तो भी हम देख लेंगे। एकजुटता को लेकर आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार सवाल खड़े करते रहे कि भाई विपक्ष जो है वो कभी एकजुट नहीं होने वाला है। 12 जून को बैठक होने वाली थी, बैठक टल गई इस वजह से चूंकि राहुल गांधी इंडिया में नहीं, अमेरिका में 12 तारीख को रहेंगे, और कई स्टेट के जो मुख्यमंत्री या बड़े नेता आने वाले थे उनके पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। इस वजह से लगता है कि ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा, विपक्ष के नेता एक टाइम पर एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, या फिर जो 23 या 24 का संभावित कार्यक्रम बताया जा रहा है वो कार्यक्रम हो पाएगा, मीटिंग हो पाएगी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष के कौन कौन लीडर हैं। आप एक तरफ से सब लोग को उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर लीडर इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सिर्फ नूरा कुश्ती कवायद है कि हम अपने को मोदी के वरक्स खड़ा कर सकें, लेकिन जिनको बिहार की जिम्मेवारी मिली है वो बिहार जब संभाल नहीं पा रहे हैं,
तो देश का सपना उनको दिखा करके पीछे से जो डिप्टी सीएम सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को किसी तरह सेंटर में एंगेज करो और यहाँ पे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथ में हासिल करो। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, कई मंचों पर कह चुके हैं, यहाँ भी हमने कई बार बातचीत में कहा है कि विपक्ष को एक मंच पर लाना तभी संभव है जब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर सरीखे नेता एक मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ आएं या कांग्रेस के साथ आएं या पूरे विपक्ष के साथ आएं। क्या इन चेहरों को छोड़ करके कोई विपक्षी एकता की बात हो सकती है? 12 तारीख की टल गई, क्या राहुल गांधी नहीं है? क्या पार्टी किसी को अधिकृत नहीं कर सकती थी? बिहार का सपना बेहतर बनाने का था, लेकिन भारत को बेहतर बनाने के सपने में उलझा करके बिहार को ठगने वाले नेता 24 में गायब हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। उनको कोई देखने वाला नहीं होगा, वो शून्य पर आउट होंगे। अंतिम सवाल, विपक्षी एकजुटता की तो बात हो गई, अब एनडीए की क्या तस्वीर होगा, कौन कौन होंगे? आपके नेता की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, कहा जा रहा है कि फाइनल दौर में मीटिंग थी, सब कुछ तय हो गया है, तो आखिर तय क्या हुआ है? वक्त आएगा तो हम बता देंगे क्या तय हुआ है। हमारा मानना है कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, और अभी तालमेल को लेकर के हमारी पार्टी ने राजगीर में ही उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत किया गया था कि आने वाले दिनों में गठबंधन पर कोई फैसला लेना हो तो ये ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर गठबंधन की राजनीति है, जो मौजूदा दौर है उसमें गठबंधन की ही राजनीति है, तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी गठबंधन के साथ होंगे, लेकिन ये आने वाले दिनों में हम आपके साथ साझा करेंगे, और जब ये बातें आ जाएंगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। किसी न किसी आप गठबंधन तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, एनडीए में ही जाएंगे, तो फिर दूसरा कहाँ है गठबंधन है? नहीं, हमने कब कहा कि हम ये एनडीए में ही तो विचार मिल रहे हैं, कई मुद्दों पर सहमति है। क्या सभी सहमति वाले दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं? विचार अगर विचार एक होंगे, जैसे कि महागठबंधन की तरफ जो विपक्ष, गठबंधन की संभावनाओं पर सभी लोग काम करते हैं। आपने कई मौकों पर देखा होगा कि एक दल का व्यक्ति अलग अलग दलों के नेताओं के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी दलों के साथ जाते हैं। जाना किसी एक दल के साथ है, एक गठबंधन के साथ है, तो आने वाले दिनों में हम इसका खुलासा करेंगे। मुलाकात तो एक ही दल के नेता के साथ अमित शाह से हुई, जेपी नड्डा से हो गई, तो एक ही दल की मुलाकात हुई है। नहीं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज़ें मीडिया के अंदर आ रही हैं वही खबरें सच होती हैं। दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे भाजपा के साथ बातचीत हुई, ये भी तो हो सकता है। नहीं, भाजपा के साथ भी बातचीत तो हो सकती है, दूसरे दलों के साथ भी बातचीत हो सकती है। हमारे नेता बहुत संतुलित तरीके से समय आने पर उचित फैसला करेंगे, ये पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए, कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे। इसलिए कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जेपी नड्डा से बीते दिन हुई थी, और ये मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि फाइनल जो है वो सब कुछ हो गया है। पहले अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ सब कुछ तय हो गया है। हालांकि कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इंतजार करने को जरूर बोल रहे हैं कि कुछ अच्छी खबर जो है वो सुनाई जाएगी। एनडीए में वापसी, एनडीए के साथ, या फिर क्या कुछ फैसला होगा, सबकी निगाहें उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी हुई है। फिलहाल इसको